नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम इन्फोसिस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पिछले 2 साल से मार्केट में शानदार तेजी देखने को मिली है और 2 स्टॉक्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एक है ICICI बैंक और दूसरा है इन्फोसिस। लेकिन मार्केट की इस गिरावट में ICICI बैंक ने सपोर्ट तोड़ दिया है, 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है। उसने यहां पर स्ट्रेंथ अपनी गंवा दी है, लेकिन इन्फोसिस अब भी स्ट्रांग नजर आता है और ये तो हमें 1800 के ऊपर जाता हुआ नजर आया। आज हमें यहां पर 2% की तेजी दिखाई पड़ती है। तो ऐसी सिचुएशन में इन्फोसिस में हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। कंपनी के Q3 के नंबर्स पर एक बार नजर डाल देते हैं। नेट सेल्स हमें 22% ऊपर जाता हुआ नजर आया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। नेट प्रॉफिट में 11% की बढ़ोतरी हुई है, एबिटा में भी 11% की बढ़ोतरी हुई है। तो क्लियरली प्रॉफिट भी ऊपर गया है, सेल्स भी ऊपर गया है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, मार्जिन्स आपको नीचे जाते हुए नजर आते हैं। नेट सेल्स तो 22% ऊपर गया, लेकिन नेट प्रॉफिट सिर्फ 12% ऊपर गया। सिंपल मतलब है मार्जिन्स में गिरावट हो रही है। अभी ज्यादातर कंपनीज में मार्जिन्स की गिरावट की वजह से ही यहां पर स्टॉक प्राइसेस नीचे आ चुके हैं। उसका रीजन अलग है, वहां पर कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ चुके हैं, इसलिए उनके मार्जिन्स नीचे आ गए हैं। इन्फोसिस के केस में कमोडिटी से मतलब नहीं है, यहां पर एम्प्लॉय कॉस्ट आपको बहुत ही ज्यादा बढ़ते हुए नजर आते हैं। टैलेंट हायर करना मुश्किल हो चुका है, इसलिए यहां पर सैलरी हाइक होती हुई नजर आती है। तो इससे इनका एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ चुका है, जिससे आपको नेट प्रॉफिट नीचे आता हुआ नजर आया। फिर भी स्टॉक ऊपर जा रहा है, उन स्टॉक की जैसे नीचे नहीं आ रहा है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि डॉलर काफी ज्यादा मजबूत हो चुका है। ऐसे टाइम पे इन्फोसिस, TCS ऐसी जो बड़ी बड़ी IT कंपनीज होती है, जिनका मेन बिजनेस बाहर से आता है, अमेरिका से आता है, उनके लिए अच्छी बात हो जाती है, क्योंकि डॉलर में कमाई होती है। अगर वो रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो पैसा ज्यादा दिखाई देता है, प्रॉफिट बढ़ जाता है। इसीलिए फिलहाल ऐसी कंडीशंस में भी IT सेक्टर में स्ट्रेंथ नजर आती है। फंडामेंटल्स के बारे में बात करें, प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में चर्चा करते हैं। सॉफ्टवेयर एंड प्रोफेशनल सर्विसेज से 93% का रेवेन्यू आता है। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स और प्लेटफॉर्म से 7.1% का रेवेन्यू आता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ब्रेकअप के बारे में बात करें, अलग अलग वर्टिकल्स में कामकाज होता है। इनके जो कस्टमर्स होते हैं सभी एक सेक्टर से बिलोंग नहीं करते हैं। तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जहां से आता है वो है फाइनेंशियल सर्विसेज 33.4%, मैन्युफैक्चरिंग से 9.1%, हाईटेक से 7.8%, लाइफ साइंसेज से 7.4%, एनर्जी, यूटिलिटीज़, रिसोर्सेज और सर्विसेज से 12.9%, रिटेल से 19% और कम्युनिकेशन से 10.3%। जनरली आप देखेंगे कि जितनी भी IT कंपनीज है, मेजर कंट्रीब्यूशन आपको फाइनेंशियल सर्विसेज से ही दिखाई पड़ता है। लोकेशन वाइज ब्रेकअप के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे नॉर्थ अमेरिका से 61.9% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है। तो क्लियरली डॉलर ऊपर जाएगा तो इन कंपनीज के लिए अच्छी बात है। यूरोप से 24.8%, इंडिया से 2.6% और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 10.7%। फंडामेंटल रेशियोज के बारे में बात करें तो ROE 25% है, ROC 32% है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और अपने एवरेजेस के साथ ही चल रहा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 19% है, ये FY21 का है, लेकिन कंटिन्यूसली एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ते जा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। डेट टू इक्विटी 0 है, कंपनी पर कोई कर्जा नहीं है, ये अच्छी बात है। मार्जिन्स अगर नीचे जाता है और कर्जा भी होता है तो प्रॉब्लम कंपनी को होती है। एक तो इंटरेस्ट भी चुकाना है, मार्जिन्स भी कम हो रहे हैं, इसलिए प्रॉफिट भी कम हो रहे हैं, तो ये सारी सिचुएशन एडवर्स हो जाती है। लेकिन इन्फोसिस के केस में कर्जा नहीं है तो कोई इंटरेस्ट यहां पर चुकाना नहीं पड़ेगा। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे कंटिन्यूअस ग्रोथ हमें यहां पर नजर आती है। रेवेन्यूज कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहे हैं। प्रॉफिट्स के बारे में बात करें तो यहां पर थोड़ी बहुत गिरावट हुई थी, लेकिन वापस प्रॉफिट हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 13.12%, जिसमें से कुछ प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 12.7%, अदर DII 3.5%, FII 33%, रिटेल कैटेगरी 37.4%। रिटेल कैटेगरी में बहुत बड़ा स्टेक है, लेकिन यहां पर जो 2 लाख से कम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो प्योर रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, उनका तो सिर्फ 6% का स्टेक है। बाकी तो आपको कॉर्पोरेट बॉडीज नजर आती है, यहां पर HNI क्लाइंट्स यहां पर नजर आते हैं। तो यहां पर स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको दिखाई पड़ता है। हालांकि मैं प्रेफर करता हूं कि प्रमोटर होल्डिंग ज्यादा होनी चाहिए। एटलीस्ट यहां पर 50% की होल्डिंग होती है, तो यहां पर विश्वास थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। एनालिस्ट के रेटिंग के बारे में बात करें, 44 एनालिस्ट ने स्टॉक को कवर किया है, जिसमें से 88% का मानना है कि स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। हायर साइड पे देखिए ऑलमोस्ट 2500 का टारगेट है, 39% का अपसाइड है, मीडियन है 24% का अपसाइड और लोअर साइड पे 8% की गिरावट बताई जा रही है।
7,48,000 करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप है, 1813 का लास्ट ट्रेड प्राइस है, 34.79 का पीई रेशियो है, वैल्यूएशन स्लाइटली प्रीमियम साइड पे नजर आता है। अगर आप पास्ट डेटा देखेंगे तो आईटी सेक्टर का वैल्यूएशन जनरली इतना ज़्यादा महंगा नहीं रहता है, लेकिन कोविड की वजह से ये महंगा वैल्यूएशन आपको एक आध 2 साल से सस्टेन होता हुआ भी नजर आया है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि स्टॉक ने इस रेंज में काफ़ी समय तक कॉन्सोलिडेट करने की कोशिश की, एक रेंज में ये ट्रेड कर रहा था। 1650 से करके 1800 की रेंज बन गई थी, फेक ब्रेकआउट हुआ, गिरावट हो गई, फिर से यहाँ पर हमें तेज़ी देखने को मिली, रीटेस्ट हुआ, ऊपर भी गया, यहाँ पर भी ब्रेकआउट हुआ, लेकिन आपको कुछ ही दिनों में गिरावट देखने को मिली, सपोर्ट भी टूट गया, वापस ये 1650 पे आ गया और यहाँ पर ये ट्रेड कर रहा था। ये पोल बन गया, ये फ्लैग बन गया, यहाँ पर ऐसी गिरावट होती तो अच्छी खासी और भी हमें 1500 तक स्टॉक जाता हुआ नजर आ सकता था, और यहाँ पर फिलहाल गिरावट नहीं हुई है, ऊपर के साइड पे आपको ब्रेकआउट नजर आता है। और कंफर्म कैसे हुआ है, 1800 का लेवल भी टूट चुका है, अपने सारे मूविंग एवरेज के ये ऊपर ट्रेड कर रहा है, टेक्निकली स्ट्रांग चल रहा है। निफ्टी 50 फिलहाल अपने 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे है, लेकिन इन्फोसिस में स्ट्रेंथ है। 61 का डेली आरएसआई है, मोमेंटम काफी अच्छा है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलेगा कि ये स्टॉक अपने 20 वीक्स के मूविंग एवरेज पर ही ट्रेड कर रहा है, वहां पर सपोर्ट लेता है और ऊपर चला जाता है। फिलहाल यहां पर हमें गिरावट देखने को मिली थी, डिसाइसिवली ये लेवल भी टूट चुका था, लेकिन सपोर्ट लेने के बाद वापस ऊपर चला गया है। वीकली आरएसआई के बारे में बात करें, 57.12 का वीकली आरएसआई है, मोमेंटम वापस आता हुआ यहां पर नजर आता है। इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें तो स्टॉक के चार्ट पर हमें 3 इंपॉर्टेंट लेवल्स नजर आते हैं। ये रेंज काफी बड़ी रेंज थी, तो उसका अपर रेंज एक इंपॉर्टेंट लेवल हो गया और लोअर रेंज एक इंपॉर्टेंट लेवल हो गया। 1800 का लेवल एज अ रेजिस्टेंस देखने को मिला, ये रिटेस्ट करके नीचे आया। ये 1650 का लेवल सपोर्ट था, ये अगर टूट जाता तो हमें 1500 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, जो कि मैंने आपके साथ कई बार शेयर किया है कि आईटी सेक्टर में भारी गिरावट हो सकती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो टॉप राइट कॉर्नर पे आपको लिंक मिल जाएगी, आप वो वीडियो देख सकते हैं। ये बताना जरूरी इसीलिए है क्योंकि एनालिसिस कई बार गलत भी हो जाती है। मैं आपको हर बार ये बताता हूं कि देखिए हमने ये बताया था, स्टॉक उस प्रकार से मूवमेंट हुआ है, तो कई बार जब एनालिसिस गलत होती है तो ये व्यू पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए कि हर बार यहां पर कोई सही नहीं हो पाता है। तो यहां पर 1500 का लेवल, जो कि मैं पर्सनली एक्सपेक्ट कर रहा था, वो लेवल हमें आता हुआ नजर नहीं आया, और यहां पर वो लेवल्स अभी इनवैलिड हो चुके हैं क्योंकि रेजिस्टेंस के ऊपर आपको ये क्लोज होता हुआ नजर आया, 1800 के ऊपर आपको ये क्लोज होता हुआ नजर आता है। मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि निफ्टी 50 आपको 16,000 तक आता हुआ नजर आएगा, वो कंप्लीट हुआ, लेकिन मेरा मानना था कि वो आईटी सेक्टर की वजह से आएगा, क्योंकि एक तो ऑलरेडी वो काफ़ी ज़्यादा भाग चुके हैं, मीनिंगफुल करेक्शन देखने को नहीं मिला है, स्पेशली इन्फोसिस में ही देखने को नहीं मिला है। तो यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, जिसके कारण निफ्टी 50 नीचे आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर डॉलर में काफ़ी ज़्यादा मजबूती आ गई, जो कि मैंने यहाँ पर अज्यूम नहीं किया था, तो इसके कारण आईटी सेक्टर नीचे नहीं गया, लेकिन निफ्टी बैंकिंग सेक्टर की वजह से नीचे आ गया। तो यहां पर वापस आईटी सेक्टर स्ट्रांग हो चुका है और पर्टिकुलरली इन्फोसिस हमें स्ट्रांग नजर आता है। तो यहां पर रणनीति क्या होनी चाहिए, अब यहां पर ये वापस बाय ऑन डिप्स यहां पर होता हुआ नजर आता है। अगर आपको स्टॉक 1750 के आसपास मिलता है, ये भी एक सपोर्ट हो चुका है, यहां पर आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। हालांकि मैं ये प्रेफर करूंगा, एक बार अभी ये ऊपर गया है, अभी यहां पर रीटेस्ट हो जाए, एक बार रीटेस्ट हो जाए, ऊपर जाए, तो एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ यहां पर हम काम करने के बारे में सोच सकते हैं। अभी स्टॉप लॉस लगाना जरूरी भी इसीलिए है क्योंकि रेजिस्टेंस भी नजदीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा दूर है, ये भी आपको कोई 4-5% ही ऊपर नजर आता है, इसीलिए फिलहाल यहां पर स्टॉप लॉस लगाना मेरे हिसाब से जरूरी हो जाता है। अब इन्फोसिस इस रेंज को छोड़कर ऊपर जा रहा है, तो इस रेंज में थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी हमें क्रिएट होती हुई नजर आ सकती है, इसीलिए अभी फिलहाल यहां पर बिना स्टॉप लॉस के साथ काम करना मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत रिस्की हो सकता है। तो चार्ट को क्रिएट होना चाहिए, यहां पर क्या होता है, अगर ये ब्रेकआउट होता है तो फिर से हम थोड़ा बहुत एग्रेसिवली काम कर सकते हैं। फिलहाल यहां पर या तो रीटेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए, रीटेस्ट पे हम खरीदारी कर सकते हैं, या फिर एक बार यहां पर थोड़ा चार्ट क्रिएट हो जाए, फिर क्या होता है उसके हिसाब से हम रणनीति बना सकते हैं। कंपनी के पॉजिटिव्स के बारे में बात करें तो फंडामेंटल्स अच्छे हैं, ग्रोथ भी हमें डिसेंट नजर आती है, मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट यहां पर बुलिश चल रहा है, और ये पॉजिटिव पॉइंट मुझे बहुत टाइम के बाद यहां पर ऐड करने को मिल रहा है कि टेक्निकल्स भी स्ट्रांग चल रहे हैं। मैक्सिमम स्टॉक में आपको टेक्निकल्स वीक दिखाई पड़ते हैं, लेकिन यहां पर तो स्ट्रांग चल रहे हैं। नेगेटिव्स के बारे में बात करें, स्लाइटली प्रीमियम वैल्यूएशन है, डीआईआई और एफआईआई दोनों का स्टेक नीचे जा रहा है, और मार्जिन्स भी आपको नीचे जाते हुए नजर आते हैं, ये कुछ नेगेटिव्स हैं।
तो ऐसे सिचुएशन में करना क्या चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए आपको ये स्ट्रांग नजर आता है, खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं, मिड टर्म के लिए भी स्ट्रांग है, खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन कैसे करनी चाहिए वो मैंने आपको ऑलरेडी चार्ट पर डिस्कस कर दिया है कि फिलहाल तो ज्यादा यहां पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा नजर नहीं आता है, एक बार रीटेस्ट हो जाए तो खरीद सकते हैं या फिर ऊपर ब्रेकआउट हो जाए तो खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए भी खरीदारी के बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन मैं अभी यहां पर बेटर वैल्यूएशंस का वेट करना ज्यादा पसंद करता हूं। मैं यहां पर यह मानता हूं कि भाई कंपनी को मेरे भाव पे आएगा तो मैं खरीदूंगा, वरना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या आप ये फॉलो करते हैं, नहीं करते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपके इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग डिसीजन में आपको ये मदद करता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।